जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 24 का हमने आज जो है वो थर्ड लेक्चर करना है। तो अभी तक हमने जितना डिस्कस किया था वो ये था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एंट्रोपी कंसेप्ट। आगे हम मूव करने जा रहे हैं। हमने कहा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हमने 2 स्टेटमेंट्स के थ्रू भी उसको डिफाइन करते हैं। एक हमने कही थी कि केल्विन स्टेटमेंट और दूसरी थी क्लॉजियस स्टेटमेंट। सो आज हमने जो डिफाइन करना है व्हाट इज़ द केल्विन स्टेटमेंट एंड व्हाट इज़ द क्लॉजियस स्टेटमेंट। सो दोनों स्टेटमेंट्स को डिफाइन करने से पहले हमें हीट इंजन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, तो तब जाके हम उसकी केल्विन स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकेंगे। इसी तरह से हमें जैसे हम हीट इंजन का कर रहे हैं, इसी तरह से हम रेफ्रिजरेटर का करेंगे तो हम क्लॉजियस स्टेटमेंट को डिफाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम करेंगे वो करेंगे हीट इंजन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी व्हाट इज़ द हीट इंजन, वो ऑपरेट कैसे करता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, क्या हमारे पास जो है आइडियल हीट इंजन या परफेक्ट हीट इंजन बनाना पॉसिबल है, अगर नहीं है तो क्या रीजंस है, ये सारी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले व्हाट इज़ द हीट इंजन। हीट इंजन इज़ अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क। क्या है कि हमारे पास सबसे पहले सिंपलेस्ट वे में व्हाट इज़ द हीट इंजन कि एक ऐसा डिवाइस जो हीट एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दे, दैट डिवाइस इज कॉल्ड हीट इंजन। इसका मतलब यह है कि एनर्जी फ्लोज इनटू ए सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड सम ऑफ दिस एनर्जी लीव द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन ऑन द एनवायरनमेंट। यानी कुछ एनर्जी जो है वो सिस्टम में जब एनर्जी एंटर होती है तो कुछ एनर्जी लॉसेस के साथ कुछ वर्क डन भी इन्वायरमेंट में होता है। अच्छा, इस डिवाइस का या इस प्रोसेस का रिवर्स भी एग्जिस्ट करता है। वो रिवर्स प्रोसेस किस तरह से एग्जिस्ट करता है कि वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट आल्सो ऑकर। इसका मतलब है, जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे पास अगर हम अपने हैंड्स को रब करते हैं तो क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है। उसमें क्या कार्य होते हैं, आप वर्क डन करते हो तो हीट प्रोड्यूस होती है। यानी रिवर्स ऑफ द हीट इंजन दैट इज द वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। मतलब वही फ्रिक्शनल फोर्सेस कैन कन्वर्ट वर्क इनटू हीट। फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल जो मैंने आपको की कि अगर हम हैंड्स को रब करते हैं तो वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये तो सिंपलेस्ट एग्जांपल थी कि हीट इंजन क्या है उसको डिफाइन करेंगे। उसका रिवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अगर रिवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसमें क्या होगा, वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, राइट। अब इसका जो एग्जांपल है हीट इंजन की, हम उसको जो हमारा सिस्टम हम थ्रू आउट डिस्कस करते आए हैं आइडियल गैस, उसको लेंगे। यानी आइडियल गैस ही हमारी रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल है किसकी, हीट इंजन की। तो वो क्या है कि आइडियल गैस जो है दैट इज फिल्ड इन ए सिलेंडर प्लेस्ड ऑन ए थर्मल टेम्परेचर रेजरवायर। होता क्या है कि हमारे पास आइडियल गैस को अपने थर्मल टेम्परेचर रेजरवायर पे प्लेस किया हुआ है, और यही जो है हमारे पास आइडियल गैस सिस्टम जो है वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल ऑफ ए हीट इंजन हम उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास टेम्परेचर जो है, क्योंकि थर्मल टेम्परेचर रेजरवायर प्लेस है तो टेम्परेचर हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट। इफ वी रिमूव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वेट फ्रॉम द पिस्टन द गैस एक्सपैंड। इसमें क्या होता है कि अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास पिस्टन है वहाँ से हम वेट को, स्मॉल अमाउंट ऑफ वेट को कम कर दें तो क्या होगा, हीट एंटर इनटू द सिस्टम और ये गैस जो है वो क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। लेकिन थ्रू और उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि थर्मल टेम्परेचर रेजरवायर पे प्लेस है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हीट एंटर होगी रेजरवायर से और वर्क इज डन बाय द गैस। जब गैस एक्सपैंड करेगी तो आपको पता है कि वर्क डन बाय द गैस होगा। अगर गैस कंप्रेस होती है तो वर्क डन ऑन द गैस होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर, क्योंकि थर्मल टेम्परेचर रेजरवायर पे प्लेस है आइडियल गैस जो है, तो इसका टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है तो हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी जो है उस सिस्टम की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम की क्या होगी,
कांस्टेंट होगी, जिसका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम यहाँ तक जब कर चुके होंगे तो हमने जैसे अभी आपको कहा कि आइडियल गैस हमारा सिस्टम है, तो हमारे पास जो हीट इंजन है वहाँ पे हमने एक साइक्लिक प्रोसेस को जो है वो डिस्कस करना है पीवी डायग्राम पे। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है आपको पता है, जैसे मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस का कहा था कि उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होता है, बिकॉज उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो सेम रहती है। जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, ज़ीरो। जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। सो हम यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस लेंगे, ए टू बी, बी टू सी टू डी एंड डी टू ए। यानी ए पॉइंट से हम चले थे और अब दोबारा उसी ए पॉइंट पे फिर हम वापस आ गए हैं। ठीक है, तो यही हमारी इनिशियल स्टेट है, वही हमारी फाइनल स्टेट है। जब हमारी स्टेट्स सेम है तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अगर इंटरनल एनर्जी चेंज ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या है, कांस्टेंट है। सो ये साइक्लिक प्रोसेस जो है हम हीट इंजन में डिस्कस करेंगे एक, तो उसको हमने 4 स्टेप्स पे बेस्ड किया है। 4 स्टेप बेस्ड ये साइक्लिक प्रोसेस होगा, यानी हम 1 बाय 1 हर स्टेप को जो है वो क्लियर करेंगे कि ए टू बी कौन सा प्रोसेस है, बी टू सी दूसरा स्टेप है, सी टू डी तीसरा स्टेप है और डी टू ए जो है वो चौथा स्टेप है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास ए बी में क्या क्या होता है, बी सी स्टेप में क्या होता है, सी डी स्टेप में क्या होता है और डी ए स्टेप में हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले वाला स्टेप क्या है हमारे पास, ए से बी। जी स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हीट एंटर इनटू दिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है सिस्टम में, ये वाला हमारे पास सारा क्या है, सिस्टम है। और सिस्टम क्या है, आइडियल गैस है। यानी हीट एंटर इनटू द सिस्टम ड्यूरिंग ए टू बी पाथ या ए टू बी प्रोसेस कह लें इसको। ठीक है, तो हमें पता है कि थ्रू आउट यहाँ से ए से बी अगर आप देखें ये पीवी डायग्राम पे, तो हमारे पास ए टू बी वॉल्यूम क्या रह रहा है, कांस्टेंट। ठीक है, और हमारे पास इस प्रोसेस में प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है और हीट उसमें ऐड हो रही है, पॉइंट पिक करने वाला है कि क्या है, वॉल्यूम उसका कांस्टेंट है तो हीट उस सिस्टम में ऐड हो रही है, तो वो क्या करेगी, उसके प्रेशर को इंक्रीज करेगी। जब उसका प्रेशर इंक्रीज होगा ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास वर्क उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है तो उसमें वर्क डन क्या होगा, इस स्टेप में ज़ीरो होगा। ठीक है, आपने इस तरह से सारा इसको डिस्कस करना है, पूरा इसको डिस्क्राइब करना है। ए से बी पॉइंट में क्या क्या होता है, गैस हीट Q1 एंटर इनटू द सिस्टम, डेल्टा W विल बी ज़ीरो ड्यूरिंग दिस ए टू बी पाथ या ए टू बी स्टेप। और उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, हीट एंटर इनटू द सिस्टम, दैट्स वाई प्रेशर इंक्रीजेज फ्रॉम ए टू बी, और व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज टेम्परेचर विल आल्सो इंक्रीजेज। सो सेकंड स्टेप की तरफ आएंगे कि हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है, बी से सी तक। बी से सी तक अगर आप देखो तो ये तो आपके पास इसके कॉरस्पॉन्ड, इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस था तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। इसका मतलब है कि हीट इस स्टेप में एंटर हो रही है, यानी Q2 जो है स्टेप 2 में क्या हो रही है, एंटर हो रही है। जब वो एंटर होती है तो अब तो क्या हो रहा है, यहाँ से बी से सी तक क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। यानी बी से सी तक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है गैस एक्सपैंड कर रही है। जब गैस एक्सपैंड करती है और हीट उसमें ऐड हो रही है और उसका प्रेशर क्या रखा हुआ है आपने, कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर उसका क्या है, उसके ऊपर जो वेट है वो कांस्टेंट है, बट हीट एंटर होने की वजह से गैस क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। उसका वॉल्यूम बी से सी तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। जब एक्सपैंड करती है तो क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। इसमें क्या होगा कि हमारे पास टेम्परेचर उसका जो है कांस्टेंट रहेगा। क्या है हमारे पास कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
सो हमारे पास इस स्टेप में वॉल्यूम जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और वर्क डन बाय द गैस है। स्टेप 3 की तरफ आएंगे जी स्टूडेंट। स्टेप 3 में देखें कि हमारे पास अब सिस्टम से हीट लीव कर रही है, सिस्टम से हीट लीव कर रही है, और वर्क डन उसका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, सिस्टम से हीट लीव कर रही है, वर्क डन कांस्टेंट है। क्यों वर्क डन कांस्टेंट कह रही हूँ, वॉल्यूम उसका कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और हीट वहां से लीव कर रही है। ऑब्वियसली का उसका प्रेशर क्या होगा, डाउन होगा। जब प्रेशर डाउन होगा उसका टेम्परेचर भी डाउन होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इस स्टेप में वर्क डन क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। सो अब इस स्टेप की तरफ आएंगे डी से ए की तरफ। डी से ए की तरफ में भी सिस्टम से हीट जो है वो लीव कर रही है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। डी से ए की तरफ वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। गैस कंप्रेस हो रही है। जब गैस कंप्रेस होती है और वो कांस्टेंट प्रेशर पे कंप्रेस हो रही है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कांस्टेंट ये प्रेशर प्रोसेस है, तो उसमें वर्क डन ऑन द गैस होगा। सो हमारे पास ये कितने स्टेप थे, ए बी सी डी डी, यानी 4 स्टेप बेस्ड ये साइक्लिक प्रोसेस था दैट इज अकर इन ए हीट इंजन। तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में हीट एंटर हो रही है, और थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप में यहाँ से हीट लीव कर रही है। लेकिन आप देखें कि हम ए पॉइंट से चले थे और दोबारा ए पॉइंट में आ गए, यानी हमारी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है। तो जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास स्टेट सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज साइक्लिक प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सो यहाँ तक जब हम डिस्कस कर चुकेंगे तो फिर हमने बतानी है कि इस हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, यानी वो कितना एफिशिएंट है हीट इंजन की, उसमें कितनी हीट जो है वो इन हुई है और कितनी उसकी आउटपुट मिली है, यानी आपने इन जो की है हीट ट्रांसफ़र, उससे आउटपुट कितनी मिली है, कितना लॉस हुआ है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट हम भी डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हमें ये डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ द नेट हीट ट्रांसफ़र, यानी इस साइक्लिक प्रोसेस में कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। सो स्टेप ए में Q1 और Q2 एंटर हो रहे हैं और Q3 और Q4 लीव करें, यानी Q इन जो है वो Q1 प्लस Q2 है और Q आउट जो है वो Q4 और Q3 है। तो हमें इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द नेट हीट ट्रांसफर, दैट इज Q इन प्लस Q आउट। जितनी इन हुई है उसमें से Q आउट को निकाल दे तो नेट हीट ट्रांसफर आ जाएगा कि कितनी हीट ट्रांसफर, वही हमारे पास वर्क डन होगा कि कितना लॉस हुआ है, यानी लॉस वो होगा जो रिलीज हो गई है, जो इनपुट हमारी वो थी जो इन हुई है, तो वहाँ से जितना जो नेट ट्रांसफर हीट होगी वो हमें क्या शो करेगी कि हमारे पास वर्क डन क्या है। तो इसको हम मैथमेटिकली फिर हम किस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग द साइकिल, यानी इस साइक्लिक प्रोसेस में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है। एनर्जी मीन एनर्जी एज ए हीट। सो Q इन हमारे पास कितना है, Q1 प्लस Q2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो तो Q1 और Q2 इन हो रहे हैं, Q3 और Q4 आउट हो रहे हैं। सो Q इन Q1 प्लस Q2, Q आउट Q3 प्लस Q4। तो हमने तो फाइंड आउट करना था नेट हीट ट्रांसफर फॉर द साइकिल। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या होगा कि Q इन प्लस Q दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि Q इन जो है वो पॉजिटिव है, Q आउट जो लीव करी होती है ऑब्वियसली उसका साइन क्या होता है, नेगेटिव। सो नेट हीट ट्रांसफर दैट इज इक्वल टू Q इन माइनस Q आउट, दैट इज द इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ तक अब हमें ये पता चल गया कि Q इन कितनी है और Q आउट कितनी है। सो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि हमारे पास अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसके इक्वल होता है, डेल्टा Q प्लस डेल्टा W इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर साइक्लिक प्रोसेस विल बी इक्वल टू 0। सो व्हाट विल बी द डेल्टा Q दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा W। आप अगर इसको मॉड की फॉर्म में लिखना चाहें, यानी इसका अगर साइन खत्म करना चाहें तो आप इसको मॉड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा Q विल बी इक्वल टू डेल्टा W। अब क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या हुआ कि अगर चेंज इन एनर्जी 0 आता है
तो हमारे पास जो क्यू हीट है, चेंज इन हीट है, वो किसके इक्वल आ जाता है, वर्क डन के। सो हम इसको इक्वेशन 1 को हम फिर रीराइट करेंगे कि Q जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, चेंज इन हीट किससे रिप्लेस हो जाएगा, चेंज इन वर्क डन से, दैट विल बी इक्वल टू Q in माइनस Q out, दैट इज द इक्वेशन 2। नो वी हैव टू डिफाइन द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, यानी अब हमने ये बताना है ये जो डिवाइस है वो कितना एफिशिएंट है। तो उस एफिशिएंसी को सबसे पहले हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, ये आपको पता है, इनपुट कितनी दे रहे हो और आउटपुट कितनी मिल रही है, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ दैट सेट डिवाइस। सो हमारे पास इनपुट क्या, प्रोवाइडेड हीट, यानी हमने हीट प्रोवाइड की और उसकी आउटपुट हमें क्या मिली, वर्क डन मिला। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने जो प्रोवाइडेड हीट थी हमारे पास वो क्या थी कि इसमें इस डिवाइस में साइक्लिक प्रोसेस में हीट कितनी इन हुई है। ठीक है, और फिर उसके कोरस्पॉन्ड आउटपुट क्या मिली, हमें वर्क डन मिला, और वो वर्क डन हमें हमारे पास किसके इक्वल था, चेंज इन हीट के। तो चेंज इन हीट हमारे पास किसके इक्वल आता है, चेंज इन हीट इन माइनस चेंज इन हीट आउट, यानी जितनी हीट इन हुई है उसमें से जितनी हीट आउट हुई है उसको माइनस करोगे, दैट विल बी द चेंज इन हीट। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिस चेंज इन हीट इज विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अगर आप यहाँ पे देखो तो Q इन और Q दोनों को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस Q आउट ओवर Q इन। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास ये 1 माइनस का मतलब है अगर हम इस टर्म को 0 कर दें, क्या करें, इस टर्म को 0 कर दें तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1, दैट इज 100%। यानी इसका मतलब है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन बी मेड 100% इफ वी कुड डिजाइन ए साइकिल टू रिड्यूस Q आउट टू 0। यानी इसका मतलब अगर Q आउट हमारे पास क्या हो जाए, 0, यानी कोई एनर्जी लॉस ना हो, यानी जितनी हीट इन हुई है सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाए, वर्क डन में। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जितनी आप इनपुट दे रहे हो सारी की सारी आउटपुट आपको मिले, कुछ ना कुछ तो लॉसेज होंगे। तो ये टर्म किसको शो कर रही है, उन लॉसेज को शो कर रही है, यानी Q आउट कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 हो जाएगा तो दैट डिवाइस विल बी परफेक्ट हीट इंजन, तो वो क्या होगा, परफेक्ट हीट इंजन होगा जिसकी एफिशिएंसी जो है हमारे पास क्या होगी, 100% होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखें कि एफिशिएंसी के बाद कि हमारे पास उसकी एफिशिएंसी जो है वो क्या है, 100% हो गई है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी डिवाइस की जो Q आउट है वो 0 हो जाए। यानी आप इसको फिर सेकंड लॉ को किस तरह से, यहाँ से सेकंड लॉ डिफाइन होता है, यानी केल्विन स्टेटमेंट डिफाइन होती है इस E इज इक्वल टू 1 माइनस Q आउट ओवर Q उनसे, कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच कन्वर्ट द एनर्जी इंटायरली इनटू वर्क विदाउट रिजेक्टेड एनी पार्ट ऑफ हीट एनर्जी टू सिंक। इसका मतलब है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी इसको ड्रा करके, कि हमारे पास दिस वन, ये लें जी, ये आपके पास क्या है, एक रियल हीट इंजन है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर आप देखें क्लियर, यहाँ पे हाई टेम्परेचर रेजरवायर है, यहाँ पे लो टेम्परेचर रेजरवायर, और ये वो साइक्लिक प्रोसेस है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये 4 स्टेप बेस्ड साइक्लिक प्रोसेस है। होता ये है कि हायर टेम्परेचर से हीट ट्रांसफर होती है टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो हायर टेम्परेचर को हम सोर्स ले लेते हैं, लो टेम्परेचर को हम सिंक ले लेते हैं। सो यहाँ पे ये नेट हीट ट्रांसफर क्या होगा, QH माइनस QL, और वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, वर्क डन से। अगर कहते हैं कि ये वाला जो है सिंक की तरफ जो लोअर पार्ट है, लो टेम्परेचर है, उसकी तरफ अगर हीट का पार्ट जो है वो रिजेक्ट नहीं होता तो फिर क्या होगा, फिर वो हमारे पास क्या बन जाएगा, परफेक्ट हीट इंजन। इसका मतलब है हाई टेम्परेचर रेजरवायर से जितनी हीट ली वो सारी की सारी किस में यूज होगी, वर्क डन बन गया उसका। ठीक है, QL उसका क्या हो गया, 0। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी परफेक्ट हीट इंजन की कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितनी आप इनपुट दें वो सारी की सारी आपको आउटपुट मिल जाए। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन वर्क डन का क्या शो कर रहा है, ये QH पॉजिटिव है, यहाँ से
कि सिस्टम में ऐड हो रही है, तो ये क्यू नेगेटिव का मतलब है कि हमारे पास अगर आप देखो ये प्रोसेस कौन सा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में होता तो ये पॉजिटिव होता है। ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की साइक्लिक प्रोसेस में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन साइक्लिक प्रोसेस इज क्लॉकवाइज दैट विल बी वर्क डन विल बी नेगेटिव, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे अगर सारी हीट जो है वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई हीट जो है वो लोअर पार्ट की तरफ यानी कोई एनर्जी लॉसेज नहीं होते, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, नेचर में ऐसा है ही नहीं कि सारे के कोई एनर्जी लॉस ना हो। सो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच कन्वर्ट द एनर्जी इंटायरली इनटू वर्क without rejected any part of that heat energy into sink, ऐसा पॉसिबल नहीं है। So therefore for a heat engine it is necessary to reject some heat to the sink, because if it not happen the engine will not work. Therefore it is impossible to convert heat completely into work without rejecting any energy to the sink। यानी हमारे पास ये रियल इंजन है, यानी हमारे पास कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो सिंक की तरफ उसका रिजेक्ट होना होगा, अदरवाइज ये हीट इंजन जो है वो ऑपरेट नहीं होगा। और ये जो है इस तरह की चीज़, जो नेचर में तो कोई चीज़ भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि कोई भी जो डिवाइस है वो परफेक्ट नहीं है, हम बना नहीं सकते ऐसा कोई भी डिफेक्ट। अल्लाह ताला तो ये कर सकते हैं कि हर चीज़ उसने अपने परफेक्ट बनाई है, लेकिन इंसान जो है वो आर्टिफिशियली कोई चीज़ परफेक्ट नहीं बना सकता, यानी वहाँ पे कुछ ना कुछ लॉसेज होंगे। सो हम बात कर रहे थे थर्मोडायनामिक्स से। थर्मोडायनामिक्स में आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क डन, हीट, आउटपुट, इनपुट। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो जितनी इनपुट दे रहे हो वो सारी की सारी आउटपुट मिल रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट हीट इंजन। सो जिस हीट इंजन की एफिशिएंसी हमारे पास क्या होगी, 100% होगी, उसको फिर हम क्या कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडियल हीट इंजन, या आप इसको परफेक्ट हीट इंजन, यानी आप इसको परफेक्ट या आइडियल भी कह सकते हैं। यानी हमारे पास ऐसा हीट इंजन, द हीट इंजन विच हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 100% इज कॉल्ड एन आइडियल हीट इंजन एंड परफेक्ट हीट इंजन। सो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। It is impossible to construct a heat engine which takes heat from high temperature reservoir and from source and convert it completely into work without rejecting any part to the sink। ठीक है, यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसका कोई पार्ट सिंक की तरफ रिजेक्ट ना हो। तो ये हमारे पास स्टूडेंट था फर्स्ट पार्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट, यानी इन टर्म्स ऑफ केल्विन स्टेटमेंट। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करके नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि हमने क्या किया था। हमने हीट इंजन एंड सेकंड लॉ को आज डिस्कस किया था कि हीट इंजन क्या है, ये ऐसा डिवाइस है जो हीट एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है। आइडियल गैस हमारा सिस्टम था, थर्मल टेम्परेचर रिजर्वायर पे प्लेस है, टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है। इस हीट इंजन में हमने जो डिस्कस किया था वो हमारे पास क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, 4 स्टेप बेस है। जब साइक्लिक प्रोसेस है तो इसका इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, 0 होगा। 1 बाय 1 हमने इस स्टेप्स को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। उन स्टेप्स को डिस्कस करने के बाद हमने क्या किया था कि नेट हीट ट्रांसफ़र जो था वो फाइंड आउट किया था। वहाँ से फिर हमने इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के में अप्लाई करके देखा कि व्हाट विल बी द वर्क डन। तो वर्क डन क्या आता है, वहाँ से हमने उस डिवाइस की एफिशिएंसी फाइंड आउट की कि हमारे पास एफिशिएंसी क्या होती है, इनपुट आउटपुट, जितनी इनपुट दे रहे हो और आउटपुट कितनी मिलती है। और इस केस में हमारे पास इनपुट क्या थी, प्रोवाइडेड हीट, और वर्क डन जो हमें आउटपुट में मिला। सो यहाँ पे जब हमने देखा कि हमारे पास एफिशिएंसी क्या आती है, 1 माइनस क्यू आउट ओवर क्यू इन, यानी यहाँ पे अगर इस फैक्टर को हम 0 कर देते हैं तो उस डिवाइस की एफिशिएंसी 100% हो जाती है। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्यू आउट जो है वो 0 हो जाए,
क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस होंगे। तो इसका मतलब है इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच हैज़ अ एफिशिएंसी 100%। अगर ऐसा है तो वो क्या होगा, आइडियल या परफेक्ट हीट इंजन होगा जी। और ये उसकी रियल इंजन की और ये परफेक्ट हीट इंजन की ये कह लें फिगर के अकॉर्डिंग उसका कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे हम अब आएंगे, मूव करेंगे टूवर्ड द सेकंड स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, रेफ्रिजरेटर एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी हमने अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, क्लॉजियस स्टेटमेंट, दैट इज द रिवर्स ऑफ द हीट इंजन। यानी ये जो हमने अभी डिस्कस किया था कि हीट इंजन जो है हमारे पास क्या करता है कि कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को यूजफुल वर्क में। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, उसका उलट होगा, यानी यूजफुल वर्क जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, हीट एनर्जी में। और ये हमारे पास ये कह लें कि उसकी सेकंड पार्ट है उसका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। अच्छा, तो फिर इस तरह से हम फिर रेफ्रिजरेटर को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये भी एक डिवाइस है जो कि वर्क डन को इसमें यूजफुल थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो इसकी पेट डेफिनेशन जो आपकी बुक में है उसके अकॉर्डिंग, रेफ्रिजरेटर इज ए डिवाइस दैट यूजेज वर्क टू ट्रांसफर थर्मल एनर्जी फ्रॉम ए लो टेम्परेचर रेजरवायर टू हाई टेम्परेचर रेजरवायर। क्या होगा कि हमारे पास अब उसका रिवर्स हो गया, यानी पहले हीट जो थी यहाँ पे हीट जो थी ये कह लें कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि ये जो एरो है वो क्या शो कर रहे हैं कि अब ये लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी। तो उसको अगर हमें, वो तो नेचुरल प्रोसेस था कि हाई टेम्परेचर से लोअर की तरफ आना, वो नेचुरल था, लेकिन अब लोअर से हाई की तरफ जाना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ये बिल्कुल स्टूडेंट्स वैसे ही है जैसे आपके घरों में जो हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें वर्क डन किसके थ्रू हो रहा होता है, इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर के थ्रू हो रहा होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर जो है वो वर्क डन करता है और थर्मल एनर्जी को जो आपका फूड स्टोरेज होता है वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करता है और उसको रूम में ट्रांसफ़र कर देता है। यानी होगा क्या कि रेफ्रिजरेटर जो है उसमें कैसे आपके पास वर्क डन होगा, वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर टू ट्रांसफ़र थर्मल एनर्जी फ्रॉम द फूड स्टोरेज कंपार्टमेंट टू रूम। ठीक है, तो अगर आप देखें कि तो रेफ्रिजरेटर जो है अगर उसमें देखें और एयर कंडीशन की बात करें, रूम ठंडा होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर में चीज़ें ठंडी होती हैं तो रूम ठंडा होता है, तो इसका मतलब है वो भी तो एक तरह का रेफ्रिजरेटर ही है। इसका मतलब है कि लो टेम्परेचर जो है या लो टेम्परेचर रेजरवायर जो है वो आपका रूम है जिसने कूल होना है, और हाई टेम्परेचर रेजरवायर जो है वो आउटडोर है। ठीक है, यहाँ को उसने हीट को जो है फेंकना है बाहर एक्सट्रैक्ट करके। तो इसी तरह से हीट पंप है, यानी एयर कंडीशन के में ही हीट पंप में भी जैसे आप कहते हैं वो भी एक तरह का रेफ्रिजरेटर है कि उसमें क्या होता है कि वो भी रिवर्स डायरेक्शन में वो उसको कर रहा होता है। तो उस रिवर्स डायरेक्शन में जो रूम होगा फिर आपका वो हाई टेम्परेचर रेजरवायर पे होगा और हीट जो ट्रांसफ़र होगी वो आउटडोर में होगी। सो अगर आप इसको देखो कि रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, ये लें जी, दोबारा इसको देखते हैं पहले की तरह जैसे आपने यहाँ पे रियल हीट इंजन किया था और परफेक्ट हीट इंजन, इसी तरह से हमने देखना है कि रियल रेफ्रिजरेटर की वर्किंग क्या है और परफेक्ट रेफ्रिजरेटर की वर्किंग क्या है। तो सिंपल लोअर टेम्परेचर रेजरवायर से हीट जो है वो सिस्टम में एंटर होगी और लो टेम्परेचर रेजरवायर से हाई की तरफ ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ये वाला वर्क डन ना करें और चीज़ें खुद ब खुद जो है वो ठंडी हो जाएं। ऐसा तो नहीं है ना कि जो है आप इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर जो है वो यूज़ ही ना करें, यानी बटन जो है वो रेफ्रिजरेटर का ऑफ है, सप्लाई ऑफ है उसकी, और फ्रिज में बड़ी चीज़ें ठंडी हो रही हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हीट खुद ब खुद लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ एक्सट्रैक्ट
नहीं होगी। यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन। अगर ऐसा है कि खुद ब खुद हीट जो है लोअर से टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव कर रही है, तो वो हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट रेफ्रिजरेटर होगा। सो आप ये यहाँ पे ये कह सकते हो व्हाट इज द क्लॉजियस्ट स्टेटमेंट या व्हाट इज द सेकंड statement of second law of thermodynamics. It is impossible to construct a heat engine which takes heat from a source and convert it completely into useful work without rejecting any part of heat to the sink. तो अगर आप रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि हीट इंजन दैट ऑपरेट इन रिवर्स एंड ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। यानी आपके पास ये कोल्ड बॉडी है, यहाँ से जब हीट जो है वो यानी फूड से आप बाहर को लेके जाओगे, एक्सट्रैक्ट करोगे तो हाई टेम्परेचर है रेजरवायर। लेकिन यहाँ पे फिर वही वाली बात आ जाती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कि वर्क डन के बगैर ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो आप ये कह सकते हो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट आ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर विच टेक्स हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रेजरवायर टू हाई टेम्परेचर रेजरवायर विदाउट डूइंग एनी वर्क। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द रेफ्रिजरेटर इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वो जैसे क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या रहती है, हमारे पास कांस्टेंट रहती है। सो हम इसको बिल्कुल वैसे ही डिस्कस करेंगे इस रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी को जैसे हमने हीट इंजन के लिए किया था। जस्ट लाइक द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, मैंने ये लिखा इसलिए कि ताकि आपको क्लियर हो जाए। वी इंट्रोड्यूस द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वहाँ पे क्या था, हमने ई को इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज द एफिशिएंसी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो के से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इस डिवाइस की परफॉर्मेंस क्या है, क्या किस तरह से होगी। तो उसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम या एफिशिएंसी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, व्हाट यू पे फॉर, यानी आपकी इनपुट क्या है, व्हाट यू वांट, यानी आप आउटपुट क्या चाहते हो, यानी इनपुट देते हो तो आउटपुट क्या मिलती है। तो अगर आप रेफ्रिजरेटर के केस में देखें तो आपने इनपुट क्या दी, ये वर्क डन इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर से, तो आउटपुट में आपको क्या मिला, चीज़ें ठंडी मिली, ये हीट एट लो टेम्परेचर, यानी आपने इनपुट क्या दी, वर्क डन किया और वहाँ पे चीज़ें ठंडी हो गई, यानी हमारे पास आउटपुट क्या होगी, QL होगी। सो जब हम इसको वर्क डन को फाइंड आउट करते हैं तो हमने वर्क डन किस तरह से फाइंड आउट करना है, जैसे हमने वो हीट इंजन में किया था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के इंटरनल एनर्जी 0 है तो जितना भी वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन हीट। तो वो चेंज इन हीट क्या है, हाई टेम्परेचर से माइनस लो टेम्परेचर। ये साइन का कोई इसमें डिफरेंस नहीं है क्योंकि जब हम मॉड ले लेते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि QL जो है ग्रेटर देन 0, यानी QL जो है ये एंटर इनटू द सिस्टम है और QH जो है वो आउट ऑफ द सिस्टम है। सो हमारे पास QL विल बी ग्रेटर देन 0 एंड QH लेस देन 0। सो व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज QL ओवर QW। सो यहाँ पे W क्या था, वर्क डन, और वर्क डन हमारे पास क्या आता है, QH माइनस QL। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, यानी हाई टेम्परेचर रेजरवायर लो टेम्परेचर रेजरवायर में से हीट जो है वो उनकी सेम हो जाए तो क्या होगा, वर्क डन विल बी 0। तो वर्क डन क्या आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अगर वर्क डन 0 है तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, इन्फिनिट हो जाएगी, यानी उसकी परफॉर्मेंस इन्फिनिट हो जाएगी। इसका मतलब वो तो आइडियल केस हो जाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वर्क डन 0 हो और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो 100% हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो आप कह सकते हो इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू hot body without expenditure of work. This is known as a Clausius statement. The refrigerator for which W is 0, तो आप ये कह सकते हो कि ऐसा रेफ्रिजरेटर जिसके लिए W 0 यानी वर्क डन 0 है, दैट इज नो एक्सटर्नल वर्क इज डन, known as ideal refrigerator and perfect refrigerator। यानी आप उसको फिर क्या कह सकते हो कि जिसके लिए वर्क डन जो है वो 0 होगा वो आपके पास परफेक्ट रेफ्रिजरेटर होगा या आइडियल रेफ्रिजरेटर होगा। और ये स्टूडेंट आपके पास क्या था,
सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की सेकंड स्टेटमेंट विच इज़ कॉल्ड क्लॉजियस स्टेटमेंट। और वो क्या है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, यानी वर्क किए बगैर लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ हीट फ्लो नहीं करेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ वर्क डन जो है वो करना पड़ेगा। सो ये स्टूडेंट जो वो कंटिन्यूटी थी हमारे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट की, कि हमने पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म ऑफ एंट्रोपी किया था, फिर हमने उसको सिंपल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिया कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को सिंपल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। वो सिंपल स्टेटमेंट्स क्या थी? केल्विन स्टेटमेंट और क्लॉजियस स्टेटमेंट। केल्विन स्टेटमेंट लिंक टू द हीट इंजन एंड क्लॉजियस स्टेटमेंट लिंक टू द रेफ्रिजरेटर। और केल्विन स्टेटमेंट क्या थी? कि आइडियल जो है हीट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। और क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या थी? कि आइडियल या परफेक्ट रेफ्रिजरेटर बनाना भी पॉसिबल नहीं है। नेचर में जो चीज़ है वो क्या थी? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट मूव करती है। जब आप उसके ऑपोजिट करते हो तो उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की क्या थी? ये कह लें कि स्टेटमेंट थी, केल्विन स्टेटमेंट और क्लॉजियस स्टेटमेंट। हम अभी इस लेक्चर को अभी इधर ही वाइंड अप कर देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है। तो इससे इसके नोट्स जो हैं, यानी ये जो जितनी डिस्कशन की है, होप्स हो कि ये आपको सारा क्लियर हो गया। मैं इसके सिंपल फॉर्म में जो नोट्स हैं वो भी आपको सेंड कर दूंगी इसके साथ ही। तो आपने जो नेक्स्ट हम ये कह लें कि लेक्चर करेंगे वो इन दोनों स्टेटमेंट की इक्वलेंस करनी है। इक्वलेंस का मतलब है हमने ये बताना है केल्विन स्टेटमेंट जो है वो क्लॉजियस स्टेटमेंट की इक्वल है, क्लॉजियस स्टेटमेंट जो है वो केल्विन स्टेटमेंट की इक्वल है। सो ये हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।